जी चैप्टर 7 की तरफ मूव होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है। अगर हम कोई पास्ट ट्रेंड को देखें तभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया 11 + 3 14 + 6 20 मार्क्स के लिए। उससे पीछे ऑटम 20 में देखें तो एग्जामिनर ने टेस्ट किया 2 + 3 5 + 6 11 मार्क्स, सॉरी 6 मोर 17 मार्क्स के लिए। उससे पीछे स्प्रिंग 20 में देखें तो अगेन एग्जामिनर ने 13 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। उसके पीछे ऑटम 19 में देखें तो एग्जामिनर ने 6 + 3 9 + 4 13 + 3 16 मार्क्स के लिए। उसके पीछे स्प्रिंग 19 में देखें तो अगेन कोई 20 मार्क्स के लिए। मीन बहुत ही फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का, 10 नंबर से ज़्यादा ही टेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्या है ये चैप्टर 7, जिसका नाम हमारी बुक में रखा गया है मोटिवेशन के नाम से। चैप्टर 7 मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? What is motivation? Reason, need, desire behind doing something. इन कोई भी काम करने के पीछे जो रीज़न है, नीड है, डिज़ायर है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मोटिवेशन का। कोई नीड, डिज़ायर, रीज़न है तो मोटिवेशन होगी। मोटिवेशन होगी तो आप एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पुट करोगे, ज़्यादा कमिटमेंट शो करोगे। और अगर कोई नीड, डिज़ायर, रीज़न बिहाइंड डूइंग समथिंग है ही नहीं तो मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन नहीं है तो क्या आप एफर्ट्स पुट करोगे, कमिटमेंट शो करोगे? नहीं करोगे। कहता है मोटिवेशन के कोई 3 ड्राइवर्स हैं। मोटिवेशन के 3 ड्राइवर्स हैं। एक एनर्जी ड्राइवर है, एक डायरेक्शन ड्राइवर है और एक परसिस्टेंस ड्राइवर है। मीन मोटिवेशन के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक एनर्जी का होना ज़रूरी है। एनर्जी कब आएगी? जब आप जो काम करने जा रहे हो उसकी इंटेंसिटी हाई है। इंटेंसिटी बोले तो शिद्दत, मीन इम्पोर्टेंस हाई है। वो काम आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो फिर अंदर से एनर्जी आएगी। एनर्जी नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं आएगी। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी ऑफ द टास्क के ऊपर, कि टास्क की इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी हाई है। और शिद्दत हाई होगी अगर वो टास्क इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंटेंसिटी लो है तो फिर एनर्जी भी नहीं आएगी। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है डायरेक्शन। आप क्या करने जा रहे हो वो क्लियर होना ज़रूरी है। क्या मैं अचीव करने जा रहा हूँ? अगर पता ही नहीं क्या अचीव करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहा हूँ, तो क्या मोटिवेशन आएगी? नहीं आएगी। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है परसिस्टेंस, के आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू भी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने काम किया 1 घंटा, अगले 3 घंटे सोए रहे, मैं बड़ा मोटिवेटेड होके पढ़ रहा हूँ। नहीं, परसिस्टेंस भी होनी चाहिए। मीन एवरी आवर आप उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे रहे हो। दिस मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। तो क्या करना है? उनको फील करवाना है कि आप ये जो काम करने जा रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी हाई करनी है, जिससे क्या आएगी? एनर्जी। डायरेक्शन क्लियर करनी है कि क्या करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो। और साथ क्या करना है? एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स को परसिस्टेंट भी रखना है। कैसे? उसके लिए थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है ताकि एफर्ट्स कंटिन्यू रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेटेड एंड डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय? मोटिवेटेड क्या है? जो काम में एफर्ट्स ज़्यादा लगाएगा, जो गोल ऑब्जेक्टिव को फोकस करेगा और टास्क सक्सेसफुली अचीव करेगा। डीमोटिवेटेड जो एफर्ट्स नहीं लगा रहा, गोल ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर रहा, मीन टास्क सक्सेसफुली अचीव नहीं कर रहा। अब मोटिवेशन के ऊपर हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। मोटिवेशन कैसे लाई जा सकती है? डिफरेंट राइटर की थ्योरीज हैं। हम थ्योरीज को 2 हेड में कैटेगराइज किया गया है। कुछ कंटेंट थ्योरीज हैं और कुछ प्रोसेस थ्योरीज हैं। कंटेंट थ्योरीज में राइटर का फोकस है ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो हर राइटर ने अपनी अपनी थ्योरी दी
किसी ने कहा नीड मोटिवेट करती हैं, किसी ने कहा कुछ फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सारे राइटर एक चीज़ पे एग्री कर गए कि एक चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, जिसके लिए एम्प्लॉय काम करने आते हैं, और वो क्या है? रिवॉर्ड। तो कंटेंट थ्योरीज में राइटर का फोकस है ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, की क्या चीज़ मोटिवेट करती है, जबकि प्रोसेस थ्योरीज में राइटर का फोकस है ऑन हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, कि ठीक है रिवॉर्ड मोटिवेट करता है लेकिन कैसे, या फोकस है ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन, के मोटिवेशन की स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट होती है। रिवॉर्ड मोटिवेट करता है लेकिन कैसे, जब पता चले कि इससे मेरी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सकती है फिर मोटिवेट करता है, अगर एक्स्ट्रा नीड फुलफिल नहीं हो रही तो फिर रिवॉर्ड मोटिवेट नहीं करेगा। सो कंटेंट थ्योरीज में राइटर का फोकस है ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, प्रोसेस थ्योरीज में हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, और कंटेंट में हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। एक मैस्लो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, पास्ट में 2 दफा एग्जामिनर टेस्ट कर चुके हैं। एक हर्जबर्ग की थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, पास्ट में 2 दफा टेस्ट हो चुकी है। और एक मैक्लीलैंड की मोटिवेशनल नीड थ्योरी है, पास्ट में 3 दफा टेस्ट हो चुकी है। और प्रोसेस थ्योरीज में मेनली हमारे पास एक थ्योरी है विक्टर वरूम की थ्योरी, जो पास्ट में 1 दफा टेस्ट हुई है। लेकिन कुछ कॉन्टम्परेरी बोले तो एडवांस्ड या न्यू थ्योरीज भी हैं, जिसमें एक गोल सेटिंग थ्योरी है, एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, जब ये पिछले पेपर में भी एग्जामिनर ने टेस्ट की, और एक इक्विटी थ्योरी है। और ये सारी की सारी थ्योरीज पास में एग्जामिनर टेस्ट कर चुके हैं, और पिछले पेपर में इनमें से रीइंफोर्समेंट थ्योरी टेस्ट हुई है, जिसमें बाकी टेस्ट हो सकती हैं। सो पहली थ्योरी हमारे पास कंटेंट थ्योरी में मैस्लो की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो कहता है कि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं क्या? नीड्स मोटिवेट करती हैं। और कितनी टाइप की नीड हैं? कि 5 टाइप की नीड्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं। क्या हैं वो 5 नीड? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, और सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो क्या कहता है कि पहले इंडिविजुअल्स की नीड डेवलप होती है फिजियोलॉजिकल, जिसको बेसिक नीड का नाम दिया जाता है। ये जब पूरी होती है तो इसके बाद सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड आती है। ये पूरी होने के बाद सोशल नीड आती है। ये पूरी होने के बाद एस्टीम नीड आती है, और एस्टीम नीड जब फुलफिल हो जाए तो उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है? देखना है इनमें से कौन सी नीड एट द मोमेंट एम्प्लॉय की है, उसी नीड से ही एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। अगर एट द मोमेंट एम्प्लॉय की नीड सोशल नीड है तो आप सेफ्टी से या एस्टीम नीड से उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। और ये नीड्स इसी हायरार्की ऑर्डर में चलती हैं। पहले फिजियोलॉजिकल नीड आएगी, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, और फिर सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल्स? नीड मोटिवेट द इंडिविजुअल्स। कितनी नीड? 5। लेकिन इनमें से कोई एक एट द मोमेंट डोमिनेट होगी। कब? जब उससे नीचे वाली फुलफिल हो चुकी हैं तो वो डोमिनेट होगी। मीन्स फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी फुलफिल हो चुकी हैं तो सोशल डोमिनेट होगी। हाँ, अगर सिर्फ फिजियोलॉजिकल फुलफिल हुई है तो फिर सेफ्टी डोमिनेट होगी। और जो डोमिनेटिंग नीड है उसी से ही आप इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करोगे। जो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है उससे मोटिवेट नहीं होंगे, या उससे नेक्स्ट वाली नीड से मोटिवेट नहीं होंगे। क्या हैं ये 5 नीड, और देखते हैं कैसे इनको फुलफिल करना है। फिजियोलॉजिकल नीड को बेसिक नीड का नाम भी दिया जाता है, और ये नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान की नीड। रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एवरीथिंग दैट इंडिविजुअल नीड टू स्टे अलाइव, बेसिक नीड। कैसे पूरी होगी ये नीड? सफिशिएंट वेजेस, रिवार्ड देने से, सैलरी, पैसा अच्छा देने से, जिससे ये बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान इंडिविजुअल अपनी पूरी कर सके। और एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में आए तो सबसे पहले उसकी नीड है ही क्या? ये फिजियोलॉजिकल नीड है।
ये फिजियोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड नहीं है। कुछ स्टूडेंट पेपर में इसे साइकोलॉजिकल नीड भी लिख के आ जाते हैं, तो साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड। फिजियोलॉजिकल के स्पेलिंग नहीं आ रहे, भूल गए पेपर में, तो बेसिक नीड लिख दो, एक्सेप्टेबल है। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, या एवरीथिंग दैट नीड टू स्टे अलाइव कैसे फुलफिल होगी? थ्रू सफिशिएंट वेजेस से, सफिशिएंट रिवार्ड सैलरी से। ये नीड जब फुलफिल होगी उसके बाद डेवलप होगी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड क्या है? जॉब सिक्योरिटी की नीड, कि मेरी नीड जॉब सिक्योर होनी चाहिए। सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की नीड ही नहीं, सेफ्टी इन केस ऑफ इलनेस भी, कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो फिर भी मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए और मुझे पैसे भी मिलते रहने चाहिए। सिर्फ करंट ही नहीं, मैं अगर रिटायर हो जाऊं तो तब भी मेरे पास कोई सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मीन मुझे कोई पेंशन वगैरह भी मिलती रहनी चाहिए। ये क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी अगेंस्ट इलनेस, सेफ्टी आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट। कैसे फुलफिल होगी? ये फुलफिल होगी एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन से, जिससे एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन है, मुझे कोई अनफेयर डिसमिस नहीं कर सकता, करेगा तो मैं लीगल एक्शन ले लूंगा, क्यों? लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन ही बताते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है तो आप उसे जॉब से निकाल नहीं सकते, उसको पे करना पड़ेगा। और कुछ कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन ही बताते हैं कि आपको पेंशन अरेंजमेंट भी एम्प्लॉय की करनी है, पेंशन भी देनी है। या फिर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी क्या पॉलिसी दे रही है, अदर पेंशन दे रही है या नहीं दे रही है। दे रही है तो इसलिए एम्प्लॉय की ये नीड फुलफिल होगी, नहीं दे रही तो ये नीड फुलफिल नहीं होगी। तो फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी थ्रू सफिशिएंट रिवॉर्ड वेजेस से, सेफ्टी नीड फुलफिल होगी थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, या फिर एम्प्लॉयर्स पॉलिसीज लाइक पेंशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स, मेडिकल अलाउंसेस। ये नीड पूरी होने के बाद डेवलप होगी सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? इंटरेक्शन, रिलेशन, फ्रेंडशिप विद अदर्स, कि दूसरों के साथ मेरे रिलेशन भी होने चाहिए, लोग मुझे अच्छा भी समझे, लोग मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट भी दें, मेरे साथ घुले मिले भी। ये नहीं कि मेरी शक्ल दे के पीछे हट जाए, नहीं, मेरे साथ इंटरेक्शन करें, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हाँ, ये फुलफिल कैसे होगी? टीम वर्क से। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप टीम वर्क अलाउ करोगे, एल्टन मायो वर्क है सोशल वैल्यू इनफॉर्मल वर्क बिहेवियर से, इनफॉर्मल वर्क बिहेवियर से या टीम वर्क से। और जब ये नीड पूरी होगी तो उसके बाद एस्टीम नीड आएगी। एस्टीम नीड क्या है? कि मेरी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मेरा कोई मकाम होना चाहिए, लोग मेरी बातों को एक्सेप्ट करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे इज्जत दें, मेरी बातों को वैल्यू दें। और ये नीड कैसे फुलफिल होगी? प्रमोशन से। लेकिन वो कहता है प्रमोशन से आती है सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टीम, तो लॉन्ग टर्म स्टीम क्या आएगी? कि वर्क को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि बंदे को फील हो कि मेरी कोई वैल्यू है, मेरे काम की कोई इंपॉर्टेंस है। लोगों के वर्क को रिकॉग्नाइज करना, सबके सामने खड़ा करके तालियां बजवा देना, सबके सामने एक सर्टिफिकेट दे देना, पेपर का टुकड़ा, कि तूने बड़ा काम अचीव किया, जिससे से पता चलेगा हाँ वाकई मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। और उसके बाद एक कभी ना खत्म होने वाली नीड फुल आती है, जो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो कभी भी खत्म नहीं होती। और ये नीड है क्या? टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। नीड फॉर अचीविंग समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, कि मुझे लाइफ में कुछ वर्थ वाइल अचीव करना है, जो हमारे बचपन से शायद हमारे साथ साथ चलता आता है और ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ अचीव करते हैं, नेक्स्ट अचीवमेंट आ जाती है, वो अचीव करते हैं, नेक्स्ट अचीवमेंट आ जाती है। बचपन में शायद आपकी क्या होगी? नीड फॉर अचीवमेंट, कि मुझे साइकिल लेना है, साइकिल आ गया मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल आ गया कार लेनी है, कार आ गई हेलीकॉप्टर लेना है, हेलीकॉप्टर आ गया जेट लेना है। क्या ख्याल है? नीड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। मुझे बिग 4 में जाना है, कैफ कंप्लीट करने के बाद आपकी नीड होगी मुझे बिग 4 में जाना है। बिग 4 में चले गए, मुझे मैनेजर बनना है, नहीं मुझे पार्टनर बनना है।
क्या कहता है मैस्लो इंडिविजुअल को मोटिवेट करती हैं क्या नीड्स, कितनी टाइप की नीड्स हैं, 5 टाइप की नीड्स, और ये कैसे फुलफिल होंगी ये भी हम बता सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी थ्रू सफिशिएंट रिवार्ड विधि से, सेफ्टी एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन या एम्प्लॉयर्स फैसिलिटी से, एम्प्लॉयर्स पॉलिसी से, सोशल नीड टीम वर्क से, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, एस्टीम नीड प्रमोशन से या वर्क को ऑर्गेनाइज करने से। लेकिन सेल्फ फुलफिलमेंट कैसे पूरी होगी, एक इनोवेटिव या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से। ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पे कुछ चैलेंजेस हो, चैलेंजेस को अचीव करना क्या सेटिस्फैक्शन देगा कि मैंने कुछ वर्थवाइल अचीव किया, या ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जहां पे इनोवेशन क्रिएटिविटी के चांसेस हों। क्यों, वो इनोवेशन लाना, एक नई चीज डेवलप करना क्या है कि मैंने कुछ वर्थवाइल अचीव किया जो पहले था ही नहीं। हाँ, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट चैलेंजिंग नहीं है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी नहीं है उसके अंदर, तो फिर ये नीड पूरी नहीं होगी। लेकिन ये नीड चलती रहती है, कुछ अचीव करने के बाद और पे एम्प्लॉय लगे रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं क्या, नीड्स। कितनी नीड्स, 5 नीड्स। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, देखना इनमें से कौन सी नीड डोमिनेटिंग है, उस नीड के थ्रू इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना है। और जो नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं उससे वो मोटिवेट नहीं होंगे, उसके बाद वाली नीड से भी मोटिवेट नहीं होंगे, जो डोमिनेटिंग है उसी से ही मोटिवेट होंगे। कितनी नीड है, वो कहता है 5 नहीं 7 नीड है। 2 नीड और भी हैं जो इनसे पहले पूरी होना जरूरी है, जिनको हायर ऑर्डर नीड का नाम दिया जाता है। मीन उनका पहले फुलफिल होना जरूरी है। ये 5 लोअर ऑर्डर नीड है, मीन उन 2 के बाद आएंगी। और वो 2 नीड क्या है जो हायर ऑर्डर नीड है, वो है नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन एंड नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले कोई लोग चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मुआशरे के अंदर क्या होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, हर एक को अपनी राय खुल के एक्सप्लेन करने का हक होना चाहिए। मीन हक के खुद इरादियत होनी चाहिए। नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन क्या, सोशल कंडीशन मस्ट अलाउ, मीन सोसाइटी का अलाउ करना चाहिए क्या, फ्री स्पीच, कि हर कोई खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सके। जस्टिस होना चाहिए मुआशरे के अंदर, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। क्यों ये होगी तो फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां पे जाके बाकी अपनी नीड पूरी कर सकेंगे। अगर मुआशरे में इंसानियत ही नहीं है, मीन फेयरनेस नहीं है, जस्टिस नहीं है, क्या है, फेवरेटिज्म है, इनजस्टिस है, डिसऑनेस्टी है, तो क्या फिर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा? और अगर जाएगा नहीं तो फिर क्या वो 5 नीड भी आएंगी? फिर नहीं आएंगी। तो पहले मुआशरे में क्या होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए। मेरिट ना होना क्या है, इंसानियत नहीं है, मेरिट इंसानियत है। क्या ख्याल है? मेरिट पे जॉब्स होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फ्रीडम फॉर स्पीच, फ्री स्पीच होना चाहिए। साथ नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्किल्स सीखने की भी जो नीड है वो भी पूरी होनी चाहिए। मीन कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। पहले इंसानियत, फिर क्वालिफिकेशन मीन स्किल्स, फिर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय जाएंगे तो 5 नीड आएंगी। रोटी कपड़ा मकान के लिए अच्छा रिवॉर्ड होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल नीड भी होनी चाहिए, एस्टीम वैल्यू भी होनी चाहिए, और कुछ वर्थवाइल अचीव भी करना है। लेकिन मैनेजमेंट को क्या करना है, ये 2 नीड नहीं। क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले की हैं। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, वो 5 नीड्स को देखना है, कौन सी नीड है एम्प्लॉय की एट द मोमेंट, वो फुलफिल करके उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है। सो मैस्लो कहता है जी मोटिवेट करती हैं नीड्स, और ये नीड इसी हायरार्किकल ऑर्डर में चलती हैं, और जब एक नीड पूरी होती है तब ही दूसरी नीड डेवलप होती है। और क्या मोटिवेट करती हैं, नीड्स। तो इसकी थ्योरी के ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, या इसकी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी लिख दी कि ठीक है ये नीड्स तो हैं, एक लेबरर है जो लोअर लेवल पे फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी मेन नीड कौन सी होगी,
फिजियोलॉजिकल नीड, क्या एस्टीम नीड या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड उसकी नीड होगी? नहीं। एक प्रोफेशनल मैनेजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी मेन नीड कौन सी होगी? एस्टीम नीड। क्यों? उसे पता है मुकाम मिल जाएगा तो पैसा तो ऑटोमेटिकली मिल जाना है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जॉब सिक्योरिटी तो मेरी है ही है, वेला तो मैं बैठ ही नहीं सकता। क्या ख्याल है, वेले बैठ सकते हो? नहीं। अगर वेले बैठना तो फिर सीए क्यों करना है? जब आप क्वालिफिकेशन सीए कर लोगे तो आपके साथ 3.5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, आपको काम आता है, तो आप वेले नहीं बैठ सकते। आप ऑनलाइन ही जाके अकाउंटेंसी के काम में अच्छा खासा कमा लिया करोगे अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं भी मिली हुई तो। ऑनलाइन टैक्सेशन का काम मिल जाता है, अकाउंट्स का काम मिल जाता है, वहीं से आप अच्छा खासा कमा लेते हो, वेले नहीं आप बैठोगे। तो क्या कहना चाह रहा है, लिमिटेशन क्या है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट नीड की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। मीन इंडिविजुअल डिफरेंट नीड की तरफ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस बंदे की कौन सी नीड मेन इंपॉर्टेंट है। मीन इंडिविजुअल किस नीड की तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये नहीं बताया गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस फॉर डिफरेंट नीड, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैस्लो कहता है कि एट द सेम टाइम एक ही नीड होगी। नहीं, आप जब फर्म में जाओगे तो फिजियोलॉजिकल के साथ साथ आपकी हो सकता है एस्टीम नीड भी हो, क्या ख्याल है, सोशल भी हो, तो एक से ज़्यादा नीड भी हो सकती है एट द सेम टाइम। मैस्लो कहता है हायरार्किकल ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, नहीं वो चेंज भी हो सकता है। एक बंदे के पास फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई है तो हो सकता है वो सीधा एस्टीम पे चला जाए, कि उसे पता है एस्टीम पे जाऊंगा जॉब सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली है। तो हायरार्किकल ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। फिर थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, मेन कंटेंट है हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड या स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन कैसे आती है, वो एक्सप्लेन नहीं की। तो 4 लिमिटेशंस। 5वां कहता है जी, आगे 3 पॉइंट उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर लिमिटेशंस बताई कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसने बता दिया जी टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। तो ये वेग कॉन्सेप्ट है, क्लियरली बताया नहीं कि वो समथिंग टू अचीव वर्थ वाइल इन लाइफ है क्या। इसके लिए हो सकता है समथिंग अचीव वर्थ वाइल इन लाइफ को मुझे शादी करनी है, मीन वो क्या है वर्थ वाइल? नहीं मुझे सीईओ बनना है, नहीं मुझे सिर्फ बिग 4 में ही जाना है, क्या ख्याल है? तो वेग कॉन्सेप्ट है, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया वर्थ वाइल इन लाइफ है क्या। फिर वो वर्थ वाइल इन लाइफ अचीव हो गया तो उसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है? कि अगर वो वर्थ वाइल इन लाइफ था कि मुझे शादी करनी है और वो हो गई, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है? तो ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। मीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट वेग है, अनक्लियर है, लिंक विद ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। और तीसरा वो कहता है ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ये सारे एम्प्लॉय की हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी तो सारों की फुलफिल भी नहीं हो सकती। कि जो नीचे फैक्ट्री फ्लोर पे लेबरर काम कर रहे हैं उनकी तो ये नीड होगी नहीं। क्यों? उनकी जगह पे कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, चैलेंजिंग टास्क है ही नहीं, उन्होंने तो रूटीन काम करते रहना है, तो उनकी तो ये नीड होगी नहीं। और अगर हो भी तो क्या फुलफिल हो सकती है? कभी भी नहीं। क्यों? अगर वहाँ पे रूटीन ही काम करना, उसमें कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, चैलेंजेस है ही नहीं, तो फिर तो फुलफिल भी नहीं होगी। तो 7 लिमिटेशंस हैं जो पास में एग्जामिनर 2 दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं, एक दफ़ा 7 नंबर के लिए और एक दफ़ा 3 नंबर के लिए, कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रिएक्शन टुवर्ड्स नीड्स, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल मे हैव मोर देन वन नीड, हायरार्किकल ऑर्डर में बी डिफरेंट, थ्योरी नॉट एक्सप्लेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन, और आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेग, not clear any link between organization performance and self actualization, and self actualization is not possible at all level in the organization। टॉप पे तो पॉसिबल हो सकती है, लोअर लेवल पे ना होगी, ना ही अचीव हो सकती है। सो मैस्लो कहता है इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं नीड्स। एक दूसरा राइटर है हमारे पास, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, वो कहता है जी इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना है, 2 फैक्टर्स को फोकस करना है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या है? फैक्टर कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। मोटिवेटर फैक्टर क्या है? फैक्टर कॉजिंग सैटिस्फैक्शन।
कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर आपने फुलफिल नहीं किए तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करके एम्प्लॉय के अंदर से डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग ख़त्म करनी है, मीन उनको लेके आना है एक न्यूट्रल स्टेज पे। हाँ, जब वो न्यूट्रल स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर उनको मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, मोटिवेटर फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करने हैं। हाइजीन फैक्टर क्या है जो पहले फुलफिल करने हैं, कंपनी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, सुपरविजन अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप विद बॉस, रिलेशनशिप विद कोलीग अच्छे होने चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी स्टेटस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एम्प्लॉय के अंदर क्या होगी, डिससैटिस्फैक्शन। तो पहले आपको ये प्रोवाइड करने हैं ताकि डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग को ख़त्म किया जा सके, मीन एम्प्लॉय को एक न्यूट्रल स्टेज पे लाया जा सके। और ये फैक्टर पूरे करने का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय सैटिस्फाइड हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे करने का मतलब क्या है कि वो डिससैटिस्फाइड नहीं है, मीन एक न्यूट्रल स्टेज पे। एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। और वो क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। अचीवमेंट क्या है, कोई टारगेट की, गोल की अचीवमेंट है। रिकॉग्निशन क्या है, आफ्टर अचीविंग टारगेट आपका वर्क की रिकॉग्निशन है। द वर्क इटसेल्फ कि कितना इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप फील करते हो टास्क से रिलेटेड। एडवांसमेंट कुछ नयापन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी इन योर टास्क। और ग्रोथ, प्रमोशन। तो क्या करना है, दो फैक्टर फोकस करने हैं मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। हाइजीन फैक्टर, फैक्टर कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। और ये फुलफिल करने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो एक न्यूट्रल स्टेज पे हैं, मीन एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग डिससैटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं जिससे सेटिस्फैक्शन आएगी। हाँ, अगर आपने मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड नहीं किए तो एम्प्लॉय कहाँ पे हैं, न्यूट्रल स्टेज पे। इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। इसे डिससैटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे। क्यों, डिससैटिस्फैक्शन का ताल्लुक हाइजीन फैक्टर के साथ है और सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक मोटिवेटर फैक्टर के साथ है। मीन ये जो न्यूट्रल स्टेज है जहां पे आपने हाइजीन फैक्टर फुलफिल किए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग डिससैटिस्फाइड। और चूंकि मोटिवेटर फैक्टर अभी प्रोवाइड नहीं किए इस न्यूट्रल स्टेज पे, तो साथ हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड को डिससैटिस्फाइड नहीं कहेंगे। डिससैटिस्फाइड कब कहेंगे, जब एम्प्लॉयज यहां पे हैं, मीन हाइजीन फैक्टर भी आपने प्रोवाइड नहीं किए। क्लियर होती है बात। दिस मीन पहले डिससैटिस्फैक्शन खत्म करने के लिए उनको न्यूट्रल स्टेज पे लाने के लिए हाइजीन फैक्टर फुलफिल करने हैं। और न्यूट्रल स्टेज का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग डिससैटिस्फाइड। इसको हम सैटिस्फाइड नहीं कहेंगे, मीन दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। सेटिस्फैक्शन लाने के लिए हमें क्या करना है, मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। वो प्रोवाइड किए हैं तो एम्प्लॉय क्या है, सेटिस्फाइड। हाँ, अगर मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड नहीं किए, सिर्फ हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड किए हैं, मीन न्यूट्रल स्टेज में एम्प्लॉय, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। ये नहीं कहेंगे कि एम्प्लॉयज आर डिससैटिस्फाइड, नहीं। मीन यहाँ पे ना वो डिससैटिस्फाइड है और ना ही सेटिस्फाइड है। तो क्या करना है मैनेजमेंट को, पहले हाइजीन फैक्टर जो है वो फुलफिल करने एम्प्लॉय के अंदर से डिससैटिस्फैक्शन खत्म करने के लिए। बट दिस डज नॉट क्रिएट सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करना है, मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं, लाइक ग्रोथ, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, जिससे क्या आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी। तो हमें ये हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर की लिस्ट देनी आनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी मैनेजमेंट को करना क्या है, ये 2 पॉइंट आपने लर्न करने हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो क्या चीज़ मोटिवेट करती है, नीड्स। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या चीज़ मोटिवेट करती है, मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर से मोटिवेशन नहीं आती, मोटिवेशन किससे आती है, मोटिवेटर फैक्टर से। लेकिन हाइजीन फैक्टर से पहले आपने डिससैटिस्फैक्शन ख़त्म करनी है, फिर मोटिवेटर फैक्टर से मोटिवेशन आएगी।
अकॉर्डिंग टू मैस्लो पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्यों? उससे बेसिक नीड फुलफिल होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, पे रिवार्ड हाइजीन फैक्टर है। क्या ख्याल है? अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, क्यों? ये हाइजीन फैक्टर है। सैलरी देखो हाइजीन फैक्टर में लिखा हुआ है। मोटिवेशन किससे आएगी? एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट द वर्क इटसेल्फ से। एक तीसरा हमें राइटर मिला कंटेंट थ्योरी में, वो कौन है? मैकलीलैंड। मैकलीलैंड कहता है भाई इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं नीड्स। लेकिन कितनी टाइप की नीड? 3 टाइप की नीड्स। नीड फॉर अचीवमेंट एंड इच, नीड फॉर पावर एंड पा, एंड नीड फॉर एफिलिएशन एंड अफिल। नीड फॉर अचीवमेंट क्या है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है कि मुझे कोई टारगेट दिए जाए रियलिस्टिक, जो मैं अचीव करूं, और वो अचीव करने से उसे मोटिवेशन आती है। उसे पावर नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए। नीड फॉर पावर, इंडिविजुअल चाहता है कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरी बातों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, मैं लोगों को ऑर्डर दूं। और नीड फॉर एफिलिएशन, इंडिविजुअल चाहता है रिलेशनशिप, इंट्रैक्शंस विद अदर्स, दूसरे मुझे लाइक करें, अच्छा समझें, मेरे दूसरों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो कुछ लोगों की नीड फॉर अचीवमेंट होती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपको चैलेंजिंग टारगेट देने चाहिए, गोल देने चाहिए, जिससे वो मोटिवेट होंगे। कुछ लोगों की नीड फॉर पावर होती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कोई अथॉरिटी, रैंक, पावर देनी चाहिए। कुछ लोगों की नीड फॉर एफिलिएशन होती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए टीम वर्क, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ पे वो इंट्रैक्शन, रिलेशन, फ्रेंडशिप विद अदर को मीट कर सके। सो अकॉर्डिंग टू मैकलीलैंड मोटिवेट करती हैं क्या? नीड्स। कितनी नीड्स? 3। और ये तीनों नीड्स इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक डोमिनेटिंग होती है। कुछ की डोमिनेटिंग नीड फॉर अचीवमेंट है, वो हमेशा टारगेट से, गोल से ही मोटिवेट होंगे। कुछ लोगों की नीड है, मेरे पास बस पावर, स्टेटस, अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसी से मोटिवेट होंगे। और कुछ की नीड है नहीं, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो उसी से मोटिवेट होंगे। तो आपने देखना है किसकी क्या नीड है, उसको उसी से मोटिवेट करना है। मैकलीलैंड कहता है कि ये जो नीड फॉर अचीवमेंट वाले हैं, ये होते हैं बेस्ट लीडर। क्यों? बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं, गोल टारगेट सेट करके, अचीव करके बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं, तो ये बेस्ट लीडर होते हैं। लेकिन समझते हैं कि शायद नीचे हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी यही नीड है, तो समटाइम टू मच एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन बेस्ट लीडर ही होते हैं। नीड फॉर पावर वाले पुअर लीडर होते हैं। क्यों? पावर, स्टेटस, अथॉरिटी अपने पास रखने को प्रेफर करते हैं, दूसरों को डेलीगेट नहीं करते। तो दूसरे स्किल लोग फिर क्या साथ देंगे आपका? वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? आप उनको अपनी स्किल्स यूटिलाइज करने का चांस ही नहीं दे रहे, चीज़ें इंपोज किए जा रहे हो। क्या ख्याल है? नीड फॉर एफिलिएशन वाले भी पुअर लीडर हैं। क्यों? टू मच कंसर्न फॉर पीपल वाले हैं, और समटाइम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, कुछ चेंजेस लानी है, लेकिन लोग आगे से रेजिस्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस की वजह से नाराज ना हो जाएं, तो फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन, चेंजेस वाले डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए क्या है? पुअर लीडर है। बेस्ट लीडर कौन है? नीड फॉर अचीवमेंट वाले, बाय एग्जाम्पल टारगेट सेट करके, अचीव करके लीड करते हैं। पावर वाले पुअर लीडर। क्यों? पावर, स्टेटस, अथॉरिटी नीचे डेलीगेट नहीं करते हैं, मीन लैक करते हैं पीपल स्किल, मीन दूसरों को कैसे लेके चलना है, अच्छी टीम डेवलप आप नहीं कर पाते। और एफिलिएशन वाले पुअर लीडर हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट डिसीजन फीलिंग ना हर्ट हो जाए, उसकी वजह से नहीं ले पाते, मीन ऑब्जेक्टिव से हट जाते हैं। टू मच कंसर्न फॉर पीपल वाले हैं, कंसर्न फॉर टास्क नहीं है। पास में एग्जामिनर ने कोई 2-3 इसके ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किए, 1-2 दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट किया, और एक दफ़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, ये बंदा ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, तो आप बताएं इनकी कौन कौन सी नीड और एक्सप्लेन कर दें, और बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन से।
तीन हमने कंटेंट थ्योरीज पढ़ ली। एक प्रोसेस थ्योरी है हमारे पास, विक्टर वर्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और प्रोसेस थ्योरीज का फोकस है ऑन हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड या हाउ टू क्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। और प्रोसेस थ्योरीज क्या कहती हैं कि ठीक है इंडिविजुअल मोटिवेट होंगे रिवॉर्ड से, लेकिन कैसे? जब उनकी एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं बिलीव को, कि जब उनकी बिलीव होगी कि हम हाई एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस हाई दे सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस के थ्रू कोई बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं, और वो रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि उससे हमारी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सकती है। हाँ, अगर उनके अंदर बिलीव नहीं है कि हम एफर्ट्स पुट करके परफॉर्मेंस हाई दे सकते हैं, क्यों? शायद उनके पास स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं आएगी। या बिलीव नहीं है कि हम हाई परफॉर्मेंस दे के कोई रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, क्यों? शायद मैनेजमेंट ने कोई रिवॉर्ड परफॉर्मेंस के अगेंस्ट डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो मोटिवेशन नहीं आएगी। या बिलीव नहीं है कि रिवॉर्ड इतना इनफ है कि हम इसे कोई अपनी एक्स्ट्रा नीड फुलफिल कर सकते हैं। मेरी रिवॉर्ड 10 रुपये है, जिसे कोई नीड पूरी हो ही नहीं सकती, तो क्या मोटिवेशन आएगी? क्या एक्स्ट्रा एफर्ट फिर वो पुट करेंगे? नहीं। तो मोटिवेशन डिपेंड करती है किस चीज़ पे? एक्सपेक्टेंसी मीन बिलीव पे। किस चीज़ की बिलीव? दैट पुटिंग इन मोर एफर्ट विल रिजल्ट इन टू हाई परफॉर्मेंस, बाय शोइंग हाई परफॉर्मेंस वी कैन अचीव एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, एंड थ्रू दैट रिवॉर्ड वी कैन फुलफिल एनी एक्स्ट्रा नीड। हाँ, जब ये बिलीव होगी इस चीज़ की तो फिर मोटिवेशन आएगी, वरना मोटिवेशन रिवॉर्ड के थ्रू नहीं आएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या करना है? पहले तो बिलीव क्रिएट करनी है कि एफर्ट्स के थ्रू आप हाई परफॉर्मेंस दे सकते हो। कैसे? एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देके, उनकी स्किल्स डेवलप करके, उनको काम करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, उनको अच्छी सुपरविजन गाइडेंस दे के, जिससे उनके अंदर बिलीव आएगी कि हमें ट्रेनिंग मिल गई है, स्किल डेवलप हो चुकी हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें सुपरविजन भी मिल रही है। दिस मीन हम एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुट करके परफॉर्मेंस हाई देने के काबिल हैं। मोटिवेशन आएगी। बिलीव क्रिएट करनी है कि परफॉर्मेंस हाई देने से आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना है? रिवॉर्ड सेट करने हैं, और सिर्फ सेट ही नहीं करने, प्रोवाइड भी करने हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा प्रोवाइड किया, 2 दफ़ा तालियां जाके हा 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 कर दिया, तो फिर बिलीव नहीं आएगी कि परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड भी मिलता है, तो फिर शायद मोटिवेशन भी नहीं होगी। और वो रिवॉर्ड जो सेट करना है उसे कोई नीड भी फुलफिल होनी चाहिए। अब नीड इंडिविजुअल्स की डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको देखना है एम्प्लॉइज रिवॉर्ड चाहते क्या हैं, वही सेट करने हैं। क्या कहना है? सो मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू विक्टर वर्रूम आएगी कैसे? जब बिलीव होगी, एक्सपेक्टेंसी मीन बिलीव होगी एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के थ्रू नीड फुलफिल होने की। तो कहता है मोटिवेशन डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे जो मैनेजमेंट को फोकस करने। क्या है वो 3 फैक्टर? बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। 3 फैक्टर्स क्या हैं जिस पे मोटिवेशन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू विक्टर वर्रूम? बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। बैलेंस का मतलब क्या है? नीड फॉर रिवॉर्ड, डिजायर फॉर रिवॉर्ड, मीन रिवॉर्ड की जो नीड है, डिजायर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हाई है या लो है। तो पहले आपको नीड, डिजायर फॉर रिवॉर्ड क्रिएट करनी है। कैसे? एम्प्लॉय से पूछ के कि वो कौन सा रिवॉर्ड चाहते हैं। क्यों? समटाइम लोगों को कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, लेकिन जब तक पूछो नहीं, पता ही नहीं चलता क्या चाहिए मुझे। तो उनसे पूछना है आपको क्या चाहिए, कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, हम आपको देंगे, जिससे एम्प्लॉय के अंदर हाँ नीड, डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड क्रिएट होगी। क्यों? जब नीड, डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड ही नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस हाई दे के एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुट करने की एम्प्लॉय कोशिश भी नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या है? बिलीव दैट पुटिंग इन मोर एफर्ट विल रिजल्ट इनटू हाई परफॉर्मेंस। ये बिलीव क्रिएट करनी है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे के हाई परफॉर्मेंस दे सकते हो। और ये बिलीव कब आएगी? जब आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, रिसोर्सेज दे रहे हो, और अच्छी सुपरविजन भी दे रहे हो। और साथ तीसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं रिवॉर्ड को।
कि रिवॉर्ड की आपने बिलीव क्रिएट करनी है कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस दोगे तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मीन कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। मीन बिलीव दैट शोइंग हाई परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इनटू हायर रिवॉर्ड। तो क्या करना है अब मैनेजर्स को क्या करना है, बैलेंस के लिए एम्प्लॉय से पूछना है कि वो क्या रिवॉर्ड चाहते हैं वर्क प्लेस पे। एक्सपेक्टेंसी के लिए क्या करना है, बिलीव क्रिएट करनी है कि एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस दी जा सकती है। कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, सुपरविजन, गाइडेंस, लीडरशिप प्रोवाइड करके। इंस्ट्रूमेंटैलिटी बिलीव क्रिएट करनी है कि हाई परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड मिल सकता है। कैसे? रिवॉर्ड सेट करके और अपने प्रॉमिसेस मीट करके, मीन रिवॉर्ड प्रोवाइड करके भी। और पास में एग्जामिनर ने कहा 7 नंबर के लिए थ्योरी टेस्ट कर ली कि 3 फैक्टर्स लिखें जिसके ऊपर मोटिवेशन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू विक्टर बरूम। बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक एक लाइन में डिफाइन करना था 3 नंबर। और 4 नंबर के लिए बताएं व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग दीज फैक्टर्स। तो क्या करना है बैलेंस के लिए? ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एम्प्लॉय वांट एट देयर वर्क प्लेस। एक्सपेक्टेंसी के लिए प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, सुपरविजन, गाइडेंस, डायरेक्शन। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी के लिए मैनेजर मस्ट set the reward and keep their promises of providing reward against performance. So according to Victor Vroom, मोटिवेशन जो है वो इक्वल है किस चीज के? बैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी के। इन सिंप्लीफाइड वर्जन देखा जाए तो कहता है जी इक्वल है किसके? बैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी। और एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? बिलीव हर तरह की एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस की भी और परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की भी। सो यहाँ तक हमने कोई 3 कंटेंट थ्योरीज और एक प्रोसेस थ्योरीज कवर कर ली। एम्प्लॉयज को मोटिवेट रिवॉर्ड भी करते हैं और रिवॉर्ड 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करने हैं। और जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में हैं, जो कुछ शो करके आपने लेने हैं, वो क्या है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। या कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि वो रिवॉर्ड जो कंपनी मनी फॉर्म में पे कर रही है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। और जो मनी फॉर्म में पे नहीं कर रही, वो क्या है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। पे बोनस है, सैलरी है, कंपनी मनी फॉर्म में पे कर रही है और किस पे डिपेंड करते हैं? एम्प्लॉयर पे। उसने डिसाइड करना है कब किस लेवल पे कितने देने हैं। प्रमोशन एडवांसमेंट, प्रमोशन के साथ पे भी है, अगर पे क्या है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। शेयर ऑप्शन, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। मेडिकल अलाउंस, कंपनी कार, हेलीकॉप्टर, जेट या सब्सिडाइज मीन लो इंटरेस्ट रेट पे लोन कंपनी दे रही है, तो ये क्या है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, जो एम्प्लॉयर ने डिसाइड करने हैं कब देने हैं, किसको देने हैं, किस लेवल पे कितने देने हैं। और जो एम्प्लॉय पे डिपेंड करते हैं, जो उसने कुछ शो करके प्रूव करके लेने हैं, लाइक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिकग्निशन, स्टेटस ऑफ द जॉब जो वो इंजॉय कर रहा है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क, कितना इंटरेस्ट है उसका काम के अंदर, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में है, वो क्या है? इंट्रिंसिक। और जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक। और वैसे भी देखो इंट्रिंसिक, इसमें कहीं पे पैसों की बात आई नहीं। क्या ख्याल है? ये जो रेम्यूनरेशन है, इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं। इसमें एक फिक्स सैलरी भी होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे लाइक बोनस भी होता है, कोई शेयर ऑप्शन भी होती है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट पेंशन भी होती है। तो रेम्यूनरेशन के कोई 3-4 कंपोनेंट लिखें, एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है। पे, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑप्शन, इसके अलावा पेंशन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। व्हाट मैनेजर कैन डू टू मोटिवेट स्टाफ? मैनेजर्स को क्या करना चाहिए स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए? चारों थ्योरीज को पकड़ लो। अकॉर्डिंग टू मैस्लो क्या करना चाहिए? नीड आइडेंटिफाई करके फुलफिल करनी चाहिए, स्पेशली पहले बेसिक नीड फुलफिल करनी चाहिए थ्रू रिवॉर्ड। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी क्या करना चाहिए? पहले डिससैटिस्फैक्शन खत्म करनी चाहिए थ्रू हाइजीन फैक्टर,
और फिर थ्रू मोटिवेटर फैक्टर्स के थ्रू मोटिवेशन लानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैकक्लेलैंड, नीड फॉर अचीवमेंट वालों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और रियलिस्टिक टारगेट देके मोटिवेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विक्टर ब्रूम क्या करना चाहिए? बिलीव क्रिएट करनी चाहिए दैट पुटिंग इन मोर एफर्ट विल रिजल्ट इनटू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू रिवॉर्ड। 4 पॉइंट यहीं से बन गए। एक राइटर है एडम, वो कहता है कि एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक रिवार्ड प्रोवाइड करने चाहिए। चैप्टर 1 में हमने एक थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ी थी राइटर मैकग्रेगर की। 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप उसने बताए थे, अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव। अच्छा स्टाइल कौन सा है? तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर? थ्रू पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन लानी चाहिए। क्यों? चीज़ें इंपोज करोगे तो मोटिवेशन नहीं आएगी, डिस्कस करके चलोगे तो आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छी लीडरशिप भी चाहिए मोटिवेशन लाने के लिए। तो कोई 6-7 पॉइंट नहीं, 5 को हम लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? सो यहाँ तक हम वाइंड अप कर रहे हैं चीज़ों को। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो होपफुली मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो बाकी चीज़ें आप लोग वहाँ से कवर करके BMBS को अच्छा प्रिपेयर करके पास कर सकते हो। औखा पेपर नहीं है ये, औखा पेपर नहीं है। पेपर की बात करें तो आज तक कभी इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स को इश्यू नहीं हुआ, लेकिन पिछली 2 अटैम्प्ट में चूँकि सिनेरियो बेस्ड पेपर ज़्यादा था, इनफैक्ट था ही सिनेरियो बेस्ड, तो स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट का इशू फेस करना पड़ा है। क्यों? जब सिनेरियो आता है तो टाइम लगता है, सिनेरियो पढ़ने का भी टाइम है, फिर सोचने समझने का, रिलेट करने का, लिखने का, तो टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसलिए प्लीज़ पेपर में जाने से पहले एक मॉक जो है वो टाइम के अंदर अटेम्प्ट करके जाना है। टाइम मैनेज करने के लिए एक मॉक अटेम्प्ट करके जाना है, ताकि आप देख सको कि 3 घंटे 15 मिनट में आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्या ख्याल है? पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है ना, वहाँ पे कोशिश करनी है हर क्वेश्चन के साथ आपने चैप्टर मेंशन कर लेना कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्यों? चैप्टर मेंशन करने से आपका नॉलेज जो है ना वो 11 चैप्टर से एक चैप्टर पे आ जाएगा, और फिर वहाँ पे आप स्पेसिफिकली टारगेट भी कर सकोगे कि ये टॉपिक कौन सा है, और फिर आपको पता भी चल जाएगा आपके कौन कौन से चैप्टर अच्छे थे। इस मीन उनके क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, और जो चैप्टर वीक थे उनके क्वेश्चन आपको बाद में रखने। तो इसलिए पहले 15 मिनट में आपने हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से या थोड़ा सा सिनेरियो पढ़ने से पता चल जाता है ये चैप्टर कौन सा है, तो 7 चैप्टर मेंशन कर लेने हैं कि उससे पेपर को आगे टैकल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। हाँ, कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया हुआ है, साथ साथ टेस्ट दिए हुए हैं, मॉक अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो उनको मैं गुजारिश करूँगा कि पेपर को सीक्वेंस से ही अटेम्प्ट करना है। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना पेपर का। क्वेश्चन 1 पहले, फिर 2, क्यों? चॉइस नहीं है। जब आप सीक्वेंस ब्रेक करते हो तो पेपर चेक करने वाले के ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि शायद ये क्वेश्चन 4 पहले कर रहा है, इसको पहले 3 क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन गया तो फजूल में आप वो हर क्वेश्चन में 1-1, 2-2 नंबर काटना शुरू कर देंगे। जब पेपर 100% अटेम्प्ट करना है तो कोशिश करनी है सीक्वेंस से ही लेके जाए। हर क्वेश्चन को उसके नंबर के अकॉर्डिंगली टाइम दिया जाए, और उतने टाइम में कंप्लीट हुआ है ठीक है, अदरवाइज उसको वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्यों? अगर वो आता हुआ तो अपने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अपने टाइम में जितना आपको आता था आप लिख चुके हो, बाकी अब आप आगे छोड़ने जा रहे हो, और शायद रहता भी 1-2 नंबर का है, तो ये 1-2 नंबर अटैम्प्ट करने के लिए हो सकता है बाद में कोई 5 नंबर वाला ईजी पार्ट मिस आउट हो जाए। इसलिए हर क्वेश्चन को उसका टाइम दे के, उसका टाइम जब पूरा हो गया तो उसके बाद उसे छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना है, ताकि पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट हो हमारा। ठीक हो गया? और उसके लिए पहले मॉक अटेम्प्ट करना है टाइम के अंदर, जहाँ से पता चलेगा कि आपको टाइम का इशू तो नहीं आ रहा। सो नोट्स जो हैं फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको होपफुली कल तक। टेस्ट जो हैं चैप्टर वाइज वो भी
फेसबुक के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप हर चैप्टर की टेस्टिंग भी कर सको या कुछ नए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख सको, तो प्लीज़ वो फोकस करने हैं। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह के कुछ एरियाज़ रह गए हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ये भी जो लेक्चर हमारे 4 दिन के हुए हैं ये भी आपके पास अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, इनको यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ जो मिसिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मीन 100% सिलेबस वहाँ से यूट्यूब पे कवर हो जाएगा। जो चीज़ें रह गई हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। इतना औखा, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इजीली कवर किया जा सकता है। अभी भी इनफ टाइम है। वो लोग जिनका सिर्फ एक ही पेपर है, इवन साथ एक और भी पेपर है, तो फिर भी स्टडी का टाइम थोड़ा एक्सटेंड करके आप इसे कवर कर सकते हो। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। होपफुली मैं उम्मीद करूँगा कि सब लोग प्रॉपरली टाइम दे के पढ़ेंगे, मॉक देंगे, टेस्ट देखेंगे तो पेपर इजीली पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।